नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इतिहास के एक महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज, जिन्हें राय पिथौरा या पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, 12वीं शताब्दी के चहमान वंश के राजा थे। उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर शासन किया और विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ वीरता से लड़ाई लड़ी। दोस्तों, हमारी जानकारी मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्रोतों से ली गई है, जैसे संस्कृत महाकाव्य पृथ्वीराज विजय, जो उनके दरबारी कवि जैनक द्वारा लिखा गया, और फारसी ग्रंथ ताज अल मासिर हसन निजामी द्वारा लिखा गया है। आधुनिक इतिहासकारों में दशरथ शर्मा की किताब अर्ली चौहान डायनेस्टीज और सिंथिया टालबोट की द लास्ट हिंदू एम्परर से महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं उनकी प्रारंभिक जिंदगी से। साथियों, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 28 मई 1166 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चहमान वंश के राजा थे और माता करपुरा देवी थीं। इतिहासकार दशरथ शर्मा अपनी किताब अर्ली चौहान डायनेस्टीज में बताते हैं कि पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ, जहां उनके पिता चालुक्य दरबार में पले बढ़े थे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उनका जन्म ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि को हुआ, जब ग्रह नक्षत्र शुभ थे। बचपन से ही पृथ्वीराज को राजसी शिक्षा मिली। मध्यकालीन जीवनीकारों के अनुसार वे 6 भाषाओं में निपुण थे। पृथ्वीराज रासो नामक काव्य, जो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया, दावा करता है कि वे 14 भाषाएं जानते थे, लेकिन यह अतिशयोक्ति है। वे इतिहास, गणित, चिकित्सा, सैन्य रणनीति, चित्रकला, दर्शन और धर्मशास्त्र में पारंगत थे। विशेष रूप से तीरंदाजी में उनकी महारत थी। वे शब्दभेदी बाण चलाने के लिए प्रसिद्ध थे, यानी आवाज सुनकर निशाना लगाना। इतिहासकार सिंथिया टालबॉट अपनी किताब द लास्ट हिंदू एम्परर में लिखती हैं कि पृथ्वीराज की शिक्षा राजपूत परंपरा के अनुरूप थी, जो योद्धा बनने पर जोर देती थी। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर जिनकी की मृत्यु 1177 ईस्वी में हुई, जब पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे। पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता करपुरा देवी ने संरक्षक के रूप में शासन संभाला और मुख्यमंत्री कदम्बवास तथा मामा भुवनैक मल्ल ने उनकी सहायता की। इस दौरान पृथ्वीराज ने अपनी सैन्य क्षमता दिखाई। इतिहासकार R.C. मजूमदार द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल श्रृंखला में बताते हैं कि उन्होंने कम उम्र में ही विद्रोहों को दबाया। प्यारे दोस्तों, आइए अब देखें उनकी सत्ता में आने की कहानी। 1177 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज अजमेर के सिंहासन पर बैठे। शुरुआत में उनकी मां शासन की संरक्षक थी, लेकिन 1180 ईस्वी तक उन्होंने शासन को पूर्ण नियंत्रण ले लिया। उनकी पहली बड़ी चुनौती उनके चचेरे भाई नागार्जुन का विद्रोह था। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उन्होंने गुदापुर आधुनिक गुड़गांव पर कब्जा किया और विद्रोह को कुचला। फिर उन्होंने भड़ानक वंश पर विजय प्राप्त की, जो बयाना, भिवानी, रेवाड़ी और अलवर के आसपास शासन करता था। 1182 ईस्वी से पहले यह विजय हुई। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा अपनी किताब राजस्थान का इतिहास में इन विजयों को पृथ्वीराज की सैन्य कुशलता का प्रमाण मानते हैं। 1182-83 ईस्वी में उन्होंने जेजा कभुक्ती आधुनिक बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, जहां चंदेल राजा परमर्दी शासन करते थे। उन्होंने महोबा को लूटा, लेकिन इतिहासकार दशरथ शर्मा बताते हैं कि यह कब्जा अस्थायी था। नए चंद्र सूर्य द्वारा 1400 ईस्वी में लिखा गया हमीर महाकाव्य इस युद्ध का वर्णन करता है। पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्यों से भी संघर्ष किया। भीमा द्वितीय के साथ युद्ध हुआ, लेकिन 1187 ईस्वी तक शांति संधि हो गई। एक और संघर्ष माउंट आबू पर परमार राजा धारावर्ष के साथ हुआ, जहां रात्रि हमला विफल रहा। किंवदंतियां कहती हैं कि गहड़वाल राजा जयचंद से उनकी दुश्मनी थी और उन्होंने उनकी बेटी संयोगिता का अपहरण किया, लेकिन पृथ्वीराज रासो यह काल्पनिक तत्व जोड़ता है, जैसा कि वीरेंद्र सिंह राठौर अपनी किताब पृथ्वीराज चौहान अ लाइट ऑन द मिस्ट इन हिस्ट्री में स्पष्ट करते हैं। पृथ्वीराज का साम्राज्य सांभर झील से लेकर मेरठ और हांसी तक और बेतवा नदी से सतलुज तक फैला था। वे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ खड़े हुए। उनका मुख्य दुश्मन था गौरी वंश के मोहम्मद गौरी। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण करने आए, लेकिन चालुक्यों ने उन्हें कसहरदा में हराया। 1190-91 ईस्वी में गौरी ने तबरहिंद आधुनिक बठिंडा पर कब्जा किया। तब पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत गठबंधन बनाया और पहली तराइन की लड़ाई में गौरी को बुरी तरह हराया।
गौरी घायल होकर भागा। फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज अपनी किताब तबकात-ए-नासिरी में इस हार का वर्णन करते हैं। पृथ्वीराज ने बठिंडा को 13 महीने की घेराबंदी की बाद में घेराबंदी वापस ले लिया, लेकिन 1192 ईस्वी में गौरी विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान में पुनः लौटा। दूसरी तराइन की लड़ाई में गौरी ने छल नीति अपनाई, जिसमें नकली पीछे हटना और सुबह घुड़सवार तीरंदाजों से हमला करना शामिल था। दूसरी ओर पृथ्वीराज की सेना थकी हुई थी और वे हार गए। दिल्ली के गोविंदराज सहित कई योद्धा मारे गए। इतिहासकार ए.के. वार्डर अपनी किताब एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में इन युद्धों को मध्यकालीन भारत की निर्णायक घटनाओं के रूप में देखते हैं। दूसरी तराइन में हार के बाद पृथ्वीराज को सरस्वती किले के पास पकड़ा गया। हसन निजामी की ताज अल मासिर के अनुसार उन्हें अजमेर ले जाया गया, जहां गौरी ने उन्हें साजिश के आरोप में मार दिया, जबकि हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज कैद में भोजन त्याग कर मरे। पृथ्वीराज प्रबंध में तीर से हत्या की कोशिश का जिक्र है, जबकि फरिश्ता की तारीख-ए-फरिश्ता कहती है कि पृथ्वीराज को तुरंत फांसी दी गई। पृथ्वीराज रासो की किंवदंती कि वे गजनी जाकर गौरी को मारे और फिर मरे, लेकिन यह ऐतिहासिक नहीं लगता है। पृथ्वीराज चौहान विदेशी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक हैं। आधुनिक भारत में फिल्में, टीवी शो और मूर्तियां उनकी याद दिलाती हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर की किताब में 100 से ज्यादा स्रोतों से उनकी जिंदगी का पुनर्निर्माण किया गया है। वे राजपूत पहचान और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक बने। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की कहानी साहस, वीरता और बलिदान की है। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। अधिक जानकारी के लिए उल्लिखित किताबें पढ़ें, जैसे दशरथ शर्मा और सिंथिया टालबोट की। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।